नमस्कार। आज हम एक ऐसे सवाल पर बात कर रहे हैं जो अक्सर उठता है भारतीय संविधान के बारे में। सवाल ये कि क्या ये सिर्फ दूसरे देशों से ली गई चीजों का एक कलेक्शन है। कुछ लोग तो यहां तक कहते हैं कि ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष बाबा साहब अंबेडकर जी ने बस कॉपी पेस्ट किया। हाँ, ये आरोप काफी सुना जाता है। तो आज हमारी ये जो पड़ताल है ये बाबा साहब अंबेडकर और संविधान निर्माण नाम के एक दस्तावेज पर आधारित है जी। और हमारा मकसद इस आरोप को थोड़ा खोल कर देखना है, समझना है कि ये क्यों एक तरह का सरलीकरण है और कैसे ये संविधान बनाने की जो पूरी प्रक्रिया थी उसकी जटिलता को और जो वैश्विक प्रभावों को भारत के हिसाब से ढाला गया उसे नजरअंदाज करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला और सबसे बुनियादी विचार वो ये है कि संविधान कभी भी शून्य में एकदम अकेले नहीं बनते। सही बात है। ये हमेशा एक सीखने और विकसित होने वाली प्रक्रिया होती है ना? हाँ बिल्कुल। आप दुनिया का कोई भी संविधान उठाकर देख लें, कोई भी एकदम 100% नया या मौलिक नहीं होता। अच्छा, जैसे कि अमेरिका का संविधान 1787 का, उसने भी तो लॉक और मॉन्टेस्क्यू जैसे विचारकों से प्रेरणा ली थी। हाँ, ये तो है। और फिर बाद की जो संविधान बने जैसे कनाडा का, उसने अमेरिका से संघवाद का ढांचा लिया, या आयरलैंड ने ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से सीखा। तो ये एक तरह की परंपरा है, एक विकास है। और भारत के संदर्भ में देखें तो संविधान सभा जिसमें 300 से ज्यादा सदस्य थे, अंबेडकर जी, नेहरू, पटेल जैसे बड़े नेता। हाँ, बहुत बड़ी सभा थी। उनके सामने चुनौती कितनी बड़ी थी। देश का बंटवारा हुआ था, गरीबी थी, गहरी सामाजिक असमानताएं थी और विविधता तो है ही हमारे देश में। हाँ, तो इतने विविध देश को एक साथ लाना और उसके लिए शासन की पूरी व्यवस्था शून्य से गढ़ना, वो शायद न तो संभव था, न ही शायद समझदारी होती। सही कहा। और देखिए, दिलचस्प बात ये है कि इस उधार वाली जो आलोचना है ना, हाँ, इसका जवाब खुद बाबा साहेब अंबेडकर जी ने संविधान सभा में दिया था। अच्छा, उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने साफ कहा था, उधार लेने में शर्मिंदा होने की कोई बात नहीं है, इसमें कोई साहित्यिक चोरी शामिल नहीं है। उनका तर्क ये था कि भाई, दुनिया भर के संविधानों के जो अनुभव हैं, जो परखी हुई व्यवस्थाएं हैं, हाँ, उनको अपनाना एक ताकत है, कोई कमजोरी नहीं। इससे ये पक्का होता है कि हम ऐसी चीजें अपना रहे हैं जो पहले कहीं और काम कर चुकी हैं। ये एक महत्वपूर्ण बात है कि उधार लेना और साहित्यिक चोरी ये दो अलग चीजें हैं। बिल्कुल अलग। लेकिन फिर फर्क कैसे करें? कोई कैसे कह सकता है कि ये चोरी नहीं, प्रेरणा है? देखिए, फर्क साफ है। साहित्यिक चोरी का मतलब होता है जब आप बिना श्रेय दिए, बिना कोई बदलाव किए, आंख बंद करके किसी चीज को नकल कर लेते हैं। ठीक है। और उसमें अपना कोई दिमाग, कोई सुधार नहीं जोड़ते। भारतीय संविधान के मामले में ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। कैसे? पहली बार जिन स्रोतों से प्रेरणा ली गई उनको खुलकर माना गया, बताया गया, कोई छुपाया नहीं गया। और दूसरी और सबसे अहम बात, जो भी विचार या व्यवस्था बाहर से ली गई उसे ज्यों का त्यों नहीं अपनाया गया। अच्छा। उसे भारत की जो अपनी परिस्थितियां थीं, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, उनके हिसाब से बदला गया, सुधारा गया, उसे भारतीय बनाया गया। ये प्रक्रिया तो काफी लंबी चली होगी। अरे बहुत लंबी, कोई 1-2 दिन का काम नहीं था। आप सोचिए, लगभग 3 साल लगे, दिसंबर 1946 से नवंबर 1949 तक। 3 साल? हाँ, 11 लंबे सत्र हुए। संविधान के मसौदे पर घंटों बहस हुई, हजारों संशोधन पेश किए गए, उन पर विचार हुआ। हजारों संशोधन? जी। ये सब क्या दिखाता है? यही कि कितनी गहरी, कितनी विचार विमर्श वाली प्रक्रिया थी, सिर्फ नकल नहीं थी। तो ये नकल नहीं बल्कि एक तरह का रचनात्मक अनुकूलन था, एडेप्टेशन। बिल्कुल सही शब्द है, रचनात्मक अनुकूलन। और यहीं से हम अपने दूसरे बिंदु पर आते हैं कि संविधान ने दुनिया भर की बेहतरीन शासन प्रणालियों से सीखा जरूर। हाँ, सीखा, लेकिन उन्हें भारतीय जरूरतों के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण रूप से बदला। ये कॉपी पेस्ट नहीं था, ये एक सोचा समझा चयन था। एकदम। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि संविधान निर्माताओं ने दुनिया भर के अनुभवों की एक बड़ी दुकान से चीजें तो चुनी, लेकिन उन्हें भारतीय रसोई में लाकर अपने मसाले डालकर अपने स्वाद के हिसाब से पकाया। बढ़िया मिसाल है। उदाहरण के लिए देखिए, हमने सरकार का संसदीय स्वरूप लिया, प्रधानमंत्री और कैबिनेट वाली व्यवस्था ब्रिटेन से। हाँ, ब्रिटेन से। और 2 सदनों वाली विधायिका, लोकसभा, राज्यसभा, ये विचार भी वहीं से आया। लेकिन हमने ब्रिटेन की तरह कोई राजा या रानी नहीं रखा। हम एक गणतंत्र बने जहां देश का प्रमुख चुना जाता है, राष्ट्रपति। हाँ, ये बड़ा फर्क है। और एक और बात, ब्रिटिश मॉडल में सामाजिक न्याय पर शायद उतना जोर नहीं था, या उस रूप में नहीं था। हमने आरक्षण जैसी नीतियों के जरिए
सामाजिक न्याय को संविधान का एक जरूरी हिस्सा बनाया। यानी ब्रिटिश ढांचे को लिया पर उसे भारतीय सामाजिक हकीकत के हिसाब से बदल दिया। बिल्कुल। और अमेरिकी संविधान से? वहां से क्या लिया? मौलिक अधिकार। हाँ। अमेरिका से हमने मौलिक अधिकारों का विचार लिया, जो नागरिकों को मतलब सरकार की मनमानी से सुरक्षा देते हैं। साथ ही न्यायपालिका की स्वतंत्रता और न्यायिक समीक्षा का सिद्धांत, यानी अदालतों का ये अधिकार कि वो कानूनों की संवैधानिकता जांच सकें, ये भी वहीं से प्रेरित है। लेकिन यहाँ भी कुछ बदलाव किए गए? हाँ, यहाँ भी फर्क है। भारत के मौलिक अधिकार अमेरिका से ज्यादा व्यापक हैं। अच्छा। उनमें सिर्फ नागरिक और राजनीतिक अधिकार नहीं है, हाँ। बल्कि कुछ हद तक सामाजिक आर्थिक अधिकारों की झलक भी है, जैसे अस्पृश्यता का अंत या अवसर की समानता। ये बहुत महत्वपूर्ण है। सही। और हमने राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आपातकाल के प्रावधान भी जोड़े, जो अमेरिकी संविधान में उस रूप में नहीं मिलते। और एक और बात, शायद हमारे मौलिक अधिकार एकदम पत्थर की लकीर नहीं है। हाँ, ये भी एक अहम फर्क है। अमेरिका की तरह हमारे मौलिक अधिकार बिल्कुल अपरिवर्तनीय नहीं है। संसद उन्हें विशेष बहुमत से बदल सकती है, ताकि वो समय के साथ बदलती जरूरतों के हिसाब से ढल सकें। बिल्कुल, ताकि सामाजिक बदलावों के साथ तालमेल बना रहे। ये दिलचस्प है। अधिकारों को लिया पर उन्हें भारतीय समाज के हिसाब से लचीला रखा। और संघीय ढांचे का क्या? केंद्र राज्य संबंध। संघीय ढांचे के लिए हमने कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों से प्रेरणा ली। कनाडा से क्या? कनाडा से हमने एक मजबूत केंद्र वाली संघीय व्यवस्था का मॉडल लिया, जहां अवशिष्ट शक्तियां, यानी वो शक्तियां जो किसी लिस्ट में नहीं लिखी, हाँ, वो केंद्र सरकार के पास होती हैं। ये क्यों जरूरी समझा गया? ये भारत की एकता और अखंडता बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी था, खासकर देश की इतनी ज्यादा विविधता और बंटवारे के अनुभव को देखते हुए। समझ आता है। और ऑस्ट्रेलिया से? ऑस्ट्रेलिया से हमने समवर्ती सूची का विचार लिया, यानी ऐसे विषय जिन पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। ठीक है। लेकिन हमने इन सभी संघीय विशेषताओं को भारत की जो समाजवादी झुकाव था और सामाजिक न्याय की जो प्राथमिकताएं थीं, उनके साथ मिलाया। जैसे शोषण के विरुद्ध अधिकार देना। तो ऐसा लगता है जैसे अलग अलग जगहों से ईंटें लेकर एक भारतीय इमारत खड़ी की गई। हाँ, कह सकते हैं। आयरलैंड या जर्मनी जैसे देशों से भी कुछ लिया गया था? हाँ, बिल्कुल। आयरलैंड के संविधान से हमने राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत लिए, जिन्हें DPSP कहते हैं। ये क्या है? ये सिद्धांत एक तरह से सरकार के लिए गाइडलाइन है, बताते हैं कि उन्हें कैसी नीतियां बनानी चाहिए, जैसे सामाजिक और आर्थिक न्याय लाना वगैरह। लेकिन ये मौलिक अधिकारों की तरह लागू करने योग्य नहीं है। नहीं, हमने इन्हें आयरलैंड की तरह अदालतों द्वारा लागू करने योग्य नहीं बनाया। क्यों? ताकि सरकारें अपनी क्षमता और परिस्थितियों के हिसाब से इन्हें धीरे धीरे लागू कर सकें, अदालतों पर भी अतिरिक्त बोझ ना पड़े। ये एक व्यवहारिक कदम था। और जर्मनी से? जर्मनी के वाइमार संविधान से हमने आपातकाल के दौरान कुछ मौलिक अधिकारों को निलंबित करने का प्रावधान लिया, लेकिन हाँ, साथ ही ये भी पक्का किया कि इन शक्तियों का गलत इस्तेमाल ना हो। सुरक्षा उपाय जोड़े, जैसे न्यायिक समीक्षा की गुंजाइश रखी। तो कुल मिलाकर ये एक ऐसी प्रक्रिया थी जिसमें दुनिया भर के अनुभवों को छाना गया, परखा गया, हाँ, और फिर भारत की मिट्टी के अनुकूल बनाकर अपनाया गया। ये लिस्ट तो दिखाती है कि निर्माता कितने खुले दिमाग से दुनिया भर को देख रहे थे। एकदम सही। उनका लक्ष्य साफ था, एक भारतीय संविधान बनाना। अगर ये सिर्फ नकल होती तो शायद किसी एक ही देश का मॉडल ले लेते। हाँ, बिल्कुल, किसी एक मॉडल को मोटे तौर पर अपना लिया जाता। लेकिन यहाँ क्या दिखता है? संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से ली, राष्ट्रपति प्रणाली के कुछ तत्व अमेरिका से लिए, जैसे अप्रत्यक्ष चुनाव, महाभियोग, हाँ, संघीय ढांचा कनाडा, ऑस्ट्रेलिया से लिया, और यहाँ तक कि समाजवादी आदर्श भी लिए। कहाँ से? सोवियत संघ से मौलिक कर्तव्य और प्रस्तावना में न्याय के आदर्श। अच्छा, तो ये जो मिश्रण है ना, यही इसे अनोखा और पूरी तरह भारतीय बनाता है। ये दिखाता है कि संविधान निर्माता किसी एक विचारधारा या मॉडल से बंधे नहीं थे। उन्होंने बस ये देखा कि भारत के लिए सबसे अच्छा क्या है। बिल्कुल, जो सबसे उपयुक्त लगा उसे चुना और उसे भारतीय संदर्भ में ढाला। अब आते एक और अहम आलोचना पर। ये हमारे तीसरे बिंदु से जुड़ी है, भारत सरकार अधिनियम 1935। हाँ, ये बहुत कॉमन आलोचना है। अक्सर कहा जाता है कि हमारा संविधान तो ज्यादातर मतलब 70-80% इसी अंग्रेजी कानून की नकल है। इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, ये बात सच है कि 1935 का अधिनियम भारतीय संविधान के सबसे बड़े स्रोतों में से एक था, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन इसे हुबहू नकल कहना, ये फिर से बात को बहुत ज्यादा सरल बनाना है, और ये भ्रामक भी है। तो समानताएं क्या थी? समानताएं थीं, बिल्कुल थीं। इस अधिनियम ने भारत में पहली बार एक तरह के संघीय ढांचे की रूपरेखा दी थी। अच्छा। शक्तियों का बंटवारा, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची,
प्रांतीय स्वायत्तता, 2 सदनों वाली विधायिका, लोक सेवा आयोग, रिजर्व बैंक, सुप्रीम कोर्ट, इन सब की नींव इसी अधिनियम ने रखी थी। तो ये सारी चीजें पहले से थीं। हाँ, और क्योंकि भारतीय नेता और प्रशासक वो इन व्यवस्थाओं से पिछले 10 साल से ज्यादा वक्त से परिचित हो चुके थे, हाँ, अनुभव था। तो संविधान बनाते समय इन्हें एकदम से खारिज करने के बजाय इनके जो उपयोगी हिस्से थे उन्हें बनाए रखना ज्यादा व्यवहारिक लगा। तो फिर अंतर कहाँ था? अगर ढांचा वहीं से लिया तो फिर ये औपनिवेशिक कानून से अलग कैसे हुआ? ये तो फिर वही बात हो गई ना। नहीं, अंतर बुनियादी सोच का था, आत्मा का था। संविधान निर्माताओं ने 1935 के अधिनियम के ढांचे को तो अपनाया, लेकिन उसकी जो औपनिवेशिक आत्मा थी उसे निकाल फेंका। ओके। और उसे एक लोकतांत्रिक गणराज्य के लायक बनाया। कैसे? कुछ उदाहरण? हाँ, कुछ बड़े अंतर देखिए। पहला, अवशिष्ट शक्तियां। हाँ, वो जो किसी लिस्ट में नहीं है। हाँ, 1935 के एक्ट में ये शक्तियां गवर्नर जनरल यानी वायसराय के पास थीं, जो ब्रिटिश क्राउन का प्रतिनिधि था। ठीक है। संविधान ने क्या किया? इन्हें भारतीय संसद को सौंप दिया, जो सीधे जनता द्वारा चुनी जाती है। यानी सत्ता अंग्रेजों से भारतीयों के हाथ में। बिल्कुल, ये सत्ता का असली हस्तांतरण था। दूसरा बड़ा अंतर, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। मतलब धर्म के आधार पर अलग चुनाव क्षेत्र। हाँ, 1935 के एक्ट ने इसे जारी रखा था। संविधान ने इसे पूरी तरह खत्म कर दिया। क्यों? धर्मनिरपेक्षता और राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने के लिए संयुक्त निर्वाचन प्रणाली अपनाई गई। ये बहुत बड़ा बदलाव था। लेकिन उन पर कई तरह के नियंत्रण लगाए, जैसे संसद की मंजूरी जरूरी कर दी, न्यायिक समीक्षा की संभावना रखी। यानी शक्तियों पर अंकुश लगाया। हाँ, और सबसे महत्वपूर्ण बात, संविधान ने कई ऐसी चीजें जोड़ी जो 1935 के एक्ट में थी ही नहीं। जैसे कि मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत और सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। हाँ, यानी हर वयस्क को वोट का अधिकार। हाँ, बिना किसी भेदभाव के। ये चीजें भारतीय संविधान को एक प्रगतिशील और लोकतांत्रिक दस्तावेज बनाती हैं। 1935 का एक्ट ऐसा कतई नहीं था, वो तो एक औपनिवेशिक कानून था। तो ऐसा कहना ठीक होगा कि 1935 के एक्ट से ढांचा लिया, पर उसे पूरी तरह बदलकर उसमें नई जान फूंककर एक लोकतांत्रिक संविधान बनाया गया। बिल्कुल सही। जैसा कि बाबा साहब अम्बेडकर जी ने खुद कहा था, संविधान सभा ने 1935 के एक्ट के अनुभव से सीखा। उनने कहा कि हमने उन दोषों से बचा जो 1 दशक से अधिक समय तक उनके कामकाज में सामने आए थे, और उन्हें देश की मौजूदा स्थितियों और जरूरतों के अनुकूल बनाया। तो ये नकल नहीं बल्कि सुधार था। हाँ, सुधार और रूपांतरण। अगर ये सिर्फ नकल होती तो आज भारत का शासन भी उसी औपनिवेशिक मानसिकता से चल रहा होता। लेकिन हमारे पास एक जीवंत लोकतंत्र है, और वो इस संविधान की बदौलत है। और ये हमें हमारे चौथे और आखिरी बिंदु पर लाता है, खुद बाबा साहेब अम्बेडकर जी की भूमिका। जी, उन्हें सिर्फ एक नकलची कह देना, ये तो उनके योगदान को बहुत ही कम करके आंकना है। बिल्कुल। उनकी भूमिका एक दूरदर्शी वास्तुकार की थी, किसी मशीन की तरह नकल करने वाले की नहीं। कैसे? पहली बात तो ये समझिए कि संविधान का मसौदा अकेले उन्होंने तैयार नहीं किया। वो 7 सदस्यों वाली प्रारूप समिति यानी ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे। हाँ, उसमें और भी लोग थे। हाँ, अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर, एन गोपालस्वामी अय्यंगार, KM मुंशी जैसे और भी कानूनी दिग्गज शामिल थे। तो समिति ने क्या किया? इस समिति ने संविधान सभा की जो अलग अलग समितियां थीं उनके सुझावों को, हाँ, और पूरी सभा में जो बहसें हुई, हाँ, उनसे जो निचोड़ निकला उसको एक कोहेरेंट, मतलब एक सुसंगत कानूनी दस्तावेज में पिरोने का मुश्किल काम किया। और अंबेडकर जी की भूमिका इसमें? उनकी भूमिका इन सभी विचारों को एक साथ लाने, बहसों का नेतृत्व करने और मसौदे को अंतिम रूप देने में, मतलब केंद्रीय थी, बहुत महत्वपूर्ण थी। और उनकी अपनी जो पृष्ठभूमि थी उसका भी असर रहा होगा। हाँ, बिल्कुल। उनकी पृष्ठभूमि बहुत मायने रखती थी। वो सिर्फ एक महान कानून के जानकारी नहीं थे, वो एक जाने माने अर्थशास्त्री थे, और सबसे बढ़कर एक समाज सुधारक थे, जिन्होंने जातिगत भेदभाव और उत्पीड़न को खुद सहा था, झेला था। हाँ, ये तो है। और इस अनुभव की छाप संविधान के मसौदे पर साफ दिखती है। उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि संविधान सिर्फ राजनीतिक आजादी का दस्तावेज न बनकर रह जाए, बल्कि सामाजिक और आर्थिक न्याय का भी एक जरिया बने। जैसे छुआछूत का अंत, दलितों और आदिवासियों के लिए आरक्षण का प्रावधान, अवसर की समानता,
ये सारे प्रावधान सीधे तौर पर उनके इन्हीं सरोकारों से जुड़े हैं। और ये चीजें तो किसी विदेशी संविधान से कॉपी पेस्ट नहीं की जा सकती थी। बिल्कुल नहीं, ये तो भारत की अपनी जमीनी हकीकत का समाधान खोजने की कोशिश थी। ये विशुद्ध रूप से भारतीय थी। तो उनकी भूमिका सिर्फ अलग अलग स्रोतों से प्रावधान चुनने तक ही सीमित नहीं थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। उनकी भूमिका उन प्रावधानों को भारतीय समाज की जो जटिलताएं हैं उनके हिसाब से ढालने की थी, उनमें सामाजिक न्याय के तत्व जोड़ने की थी। तो उन्होंने वैश्विक विचारों को भारतीय चश्मे से देखा। हाँ, एकदम। उन्होंने वैश्विक विचारों का अध्ययन जरूर किया, लेकिन हमेशा एक भारतीय नजरिए से। जैसे हमने पहले बात की थी मौलिक अधिकारों की। हाँ। अमेरिकी शैली के अधिकार लिए, लेकिन उन्हें भारत में सकारात्मक कार्रवाई यानी अफर्मेटिव एक्शन या आरक्षण जैसे उपायों की इजाजत देने के लिए संशोधन योग्य बनाया। ये भारत की सामाजिक हकीकत की गहरी समझ दिखाता है। तो उनकी भूमिका एक संश्लेषणकर्ता की थी, एक मार्गदर्शक की थी और संविधान की नैतिक दिशा तय करने वाले की थी। तो इन सारी बातों का निचोड़ क्या निकलता है? जब हम इन सब पहलुओं को एक साथ देखते हैं, संविधान निर्माण की सहयोगात्मक प्रकृति, वैश्विक विचारों का चयनात्मक अनुकूलन, 1935 के अधिनियम का बदलाव और बाबा साहब अम्बेडकर जी की भूमिका, तो क्या कहें? देखिए, निष्कर्ष बहुत साफ है। भारतीय संविधान को कॉपी पेस्ट या उधार का थैला कहना ये एक बहुत सतही टिप्पणी है और अक्सर ये पूर्वाग्रह से भी प्रेरित होती है। ये उस विशाल बौद्धिक श्रम, उन गहरी बहसों और उस रचनात्मक अनुकूलन की प्रक्रिया को पूरी तरह से नजरअंदाज करता है जो दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के इस बुनियादी दस्तावेज को बनाने में लगी थी। और ये दस्तावेज टिका भी रहा है, 75 साल से ज्यादा हो गए। हाँ, बिल्कुल। इतने सालों से देश का मार्गदर्शन कर रहा है। कई चुनौतियां आई, लेकिन ये टिका रहा है। वो बावर्ची वाली मिसाल यहाँ फिर से याद आती है। हाँ, वो मिसाल काफी हद तक सही बैठती है। जैसे कोई ये नहीं कहता कि एक बावर्ची चोर है क्योंकि उसने अपनी डिश में नमक, मिर्च, हल्दी जैसी आम चीजें इस्तेमाल की। सही बात है। असली कमाल तो उन चीजों के सही अनुपात में है, उनके मिश्रण में है, पकाने की विधि में है, जिससे एक अनोखा स्वाद बनता है। संविधान निर्माताओं ने भी यही किया। उन्होंने दुनिया भर में जो सबसे अच्छे संवैधानिक विचार और अनुभव उपलब्ध थे उनको लिया। हाँ। लेकिन उन्हें भारत के इलाके और जरूरतों के हिसाब से मिलाकर एक ऐसा नुस्खा तैयार किया जो खास तौर पर भारतीय है। उन्होंने पहिए का फिर से आविष्कार नहीं किया। नहीं, उन्होंने पहिए का फिर से आविष्कार करने की कोशिश नहीं की। उन्होंने दुनिया में उपलब्ध सबसे अच्छे पहियों को लेकर उन्हें भारत की उबड़-खाबड़ सड़कों के लिए और मजबूत और बेहतर बनाया। सच तो ये है कि अलग-अलग स्रोतों से प्रेरणा लेना ये बाबा साहेब अम्बेडकर जी और पूरी संविधान सभा की कमजोरी नहीं थी, बल्कि ये उनकी बुद्धिमत्ता और व्यावहारिकता को दिखाता है। उन्होंने कोरी मौलिकता के बजाय देश के लिए एक असरदार और टिकाऊ शासन प्रणाली देने को प्राथमिकता दी। तो आज की इस चर्चा से ये तो साफ है कि भारतीय संविधान नकल नहीं है, बल्कि एक गहरा विचार विमर्श, वैश्विक ज्ञान का भारतीयकरण और एक दूरदर्शी कोशिश का नतीजा है। बिल्कुल। बाबा साहेब अम्बेडकर जी और संविधान सभा ने दुनिया भर से सीखते हुए भारत की अनूठी जरूरतों के लिए एक मजबूत और लचीला ढांचा तैयार किया। श्रोताओं के लिए एक आखिरी विचार अगर छोड़ना चाहें तो? हाँ, जरूर। देखिए, संविधान को एक जीवंत दस्तावेज माना जाता है। बिल्कुल। जो समय के साथ विकसित होता है। हमने देखा कि कैसे 75 साल पहले इसे बनाते समय दुनिया भर के अनुभवों से सीखा गया और उन्हें भारत के हिसाब से ढाला गया। हाँ। तो आज जब भारत नई तरह की चुनौतियों का सामना कर रहा है, जैसे तकनीक का तेजी से बदलना, जलवायु परिवर्तन या वैश्विक अर्थव्यवस्था के नए समीकरण, हाँ, ये सब नई चुनौतियां हैं, संरचनाएं हो सकती हैं जिन पर संविधान निर्माताओं ने शायद उस समय सोचा न हो, लेकिन आज वो हमारे लिए प्रासंगिक हो सकती हैं। ये सोचने वाली बात है।